ये कहे कि हमने एक रैली निकाली थी, आपको याद है, एक ज्ञापन भी दिया था राष्ट्रपति को कि जन विरोधी सरकार है, तो ये हजम नहीं होगी बात, क्योंकि आपके पास करने को है। विजय बहादुर पाठक की पार्टी के पास तो करने को कुछ नहीं। ये सारे लोग आमरण अनशन पर भी बैठ जाएं तो भी केंद्र की सरकार नहीं गिर रही। मान लीजिए कल से पाठक जी आमरण अनशन भी शुरू कर दें गोलठक घाने पर लखनऊ में, तो क्या हो जाएगा, और फॉरवर्ड ब्लॉक वाले कर दें तो क्या हो जाएगा। लेकिन आप नेताजी और बहन जी दो लोग अगर ये मानते हैं इस देश में कि यह सरकार जन विरोधी है, तो यह सरकार तो 10 मिनट की मेहमान रह जाएगी, 10 मिनट की। ये बात जनता समझती है। आप लोग ये क्यों नहीं मानते हो मेरे मित्र कि जनता के पास बुद्धि है। कल भी आपके एक मंत्री थे मेरे साथ, मैंने उनसे कहा था कि जयप्रकाश जी ने लिखा था इंदिरा गांधी को कि इस देश की जनता के पास स्कूली शिक्षा नहीं है, ये तो मान सकता हूं, लेकिन मूर्ख नहीं है। वो जानती है कि आप और बहन जी कर सकते हो, इसलिए आप पर आरोप लगता है कि नूरा कुश्ती कर रहे हैं, इसलिए आरोप लगता है। और इस आरोप में दम है, इस आरोप में दम है, इसलिए लगता है बार बार। एक बात स्पष्ट करनी है आपसे जी। देखिए, एक बात मैंने आपसे कही कि राज्यसभा के अंदर प्रमोशन का में आरक्षण का जो बिल पेश किया गया, उसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और बीएसपी ने एक साथ वोट किया कि नहीं किया। और पार्लियामेंट के अंदर जब मंत्री उस बिल को पढ़ रहा था तो सापा के सांसद ने उस मंत्री के हाथ से बिल छिना और सापा के जो विरोध करने के कारण वो लोकसभा के अंदर बिल पास नहीं हो पाया। रविदास जी, मैं 4 बातें गिनाता हूं। आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता ने जो कहा, क्रमशः अपनी स्मरण शक्ति के भरोसे जी, कांग्रेस घोटालों की जननी है। बिल्कुल सही है। सुन लीजिए, मुलायम सिंह जी के वक्तव्य को कोट कर रहा हूं इन्वर्टेड कॉमा में, अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हुए। हाँ, बिल्कुल सही है ये। कांग्रेस समर्थन लेती है जिन दलों से, उनको धमकाती है। पॉइंट नंबर 2, ये भी सही कांग्रेस गरीब और आम आदमी की कमर तोड़ रही है, महंगाई लाद रही है। नंबर 4, सीबीआई, फेरा फेमा जैसी एजेंसियों का भय दिखा के समर्थन हासिल करती है कांग्रेस जी। नंबर 5, ये किसान की विरोधी है, गांव की विरोधी है, बड़े लोगों के साथ खड़ी है कांग्रेस, गरीब आदमी के साथ नहीं। ये 5 सबसे जघन्य आरोप जिस सरकार पर आपके 2 सबसे बड़े नेता ने लगाए, उसके बाद भी आप इस सरकार के साथ हैं और जनता से कह रहे हैं हम कि मेरी सरकार बात के समझो। सहभागी नहीं है। जो उनका यूपीए है, जिसकी सरकार है, उसमें हम शामिल नहीं हैं। अरे आपकी चिट्ठी वहां है, में शामिल नहीं है। नहीं, आपकी चिट्ठी है रविदास जी। मैं मुजरिम और जमानत देने वाले दोनों को बराबर दोषी मानूंगा। आपकी जमानत लगी है अदालत में, राष्ट्रपति भवन में, जो आपकी चिट्ठी लगी है, बहन जी की चिट्ठी लगी है। मित्र, अरे सांप्रदायिक ताकतों को दूर रखना चाहते होंगे ना अमिताभ जी। ये आप सीबीआई को दूर रखना चाहते तो यही बोलो। नेताजी तो अक्सर बोल भी देते हैं आजकल कि भाई सारा बवाल सीबीआई का है। अभी उन्होंने कहा था कि आप लोगों, आपकी पार्टी के नेताओं से ही कहा था कि आप लोगों को अंदाजी नहीं, कांग्रेस से लड़ना आसान है क्या। अच्छा रविदास जी, करा देगी सीबीआई, मेरे पीछे लगा देगी, जेल भिजवा देगी। रविदास जी, मैं एक उल्टा सवाल पूछता हूं। अमिताभ जी ने कहा कि साहब 5 ये जघन्य नकारात्मक आरोप लगाए मुलायम सिंह जी ने सरकार के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद सरकार को समर्थन दे रहे हैं। ठीक है, आपका तर्क हो सकता है कि हम सांप्रदायिक ताकतों को दूर रखने के लिए समर्थन दे रहे हैं। ठीक है, ये आपका तर्क हो सकता है, जो आपका रटा रटा टेप बजाते हो, सीडी बजाते हो, आप पेन ड्राइव से बजाते हो, बजाते रहो आप। अच्छा, जरा सरकार की 5 अच्छी चीजें गिना दो जरा आप हमको। यूपीए सरकार के ऊपर जो आपने 5 जघन्य आरोप लगाए, 5 बुराइयां बताई, उसके बावजूद समर्थन आप दे रहे हो। जरा मुझे इस सरकार की 5 अच्छी चीजें, सुनिए, सांप्रदायिक ताकतों को दूर रखने के अलावा 5 अच्छी चीजें बता दीजिए आप। अच्छा सुनिए, जिस दिन ये लगेगा कि समाजवादी पार्टी के समर्थन विड्रा करने से सरकार गिर जाएगी, हाँ ये बात है, और सीबीआई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, और सीबीआई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, सरकार आप गिरा देंगे, उस दिन आप गिराएंगे। हाँ ये बात है, यही तो मैं कह रहा था आपसे। सापा जो है, रविदास जी ना देखो रविदास जी, ये ईमानदारी नहीं। महिला ये कहे मेरा पति चोर, मेरा पति लफंगा, सुन लो आप, मेरा पति व्यभिचारी, मेरा पति दुराचारी, लेकिन ये अपनी मांग में सिंदूर इसी को लगाऊंगी,
तो ये बात फिर मुझे हजम नहीं होगी। पतिव्रता है ना ये। फिर मैं कहूंगा फिर ये करवा चौथ रहना बंद करो, हटाओ ऐसे पति को, छोड़ो, तलाक की अर्जी दो, या तो पति को सही मानो। नहीं, मैं तो कहता हूं या तो आप ये कहो मनमोहन सिंह की सरकार देश के लिए अच्छा कर रही है, हाँ। तो मैं आपके साथ खड़ा हूं, हाँ। आपको अपनी राय रखने का हक है, हाँ। लेकिन मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा तू नहीं चलेगा ना। अरे अमिताभ जी, एक तरफा प्रेम भी तो कोई चीज होती है ना, भले ही सीबीआई के डर से हो, ये तो एक तरफा प्रेम कर रहे हैं, क्या दिक्कत है इसमें? विजय बहादुर पाठक जी, ना विजय बहादुर जी, विजय बहादुर जी, मैं चाहता हूं आपकी रिएक्शन इस पे। रविदास जी को आप लोग मत कहिए, रविदास जी उसी तरह की स्थिति में है जिस तरह से ये संघर्ष कर रहे हैं अपनी पार्टी में। हाँ। चीनी मिल के घोटाले का आरोप रविदास जी ने खोला, मायावती जी के बंगले पर पैसा खर्च हुआ, इसको उठाया, लगातार अपनी पार्टी में भी भ्रष्टाचार के खिलाफ ये संघर्ष कर रहे हैं। और मंत्री नहीं बन और पाए, क्या कर रहे हैं, इतने पार्टी में सीनियर है मंत्री नहीं बन पाए जी, इतने सीनियर अभी तक मंत्री नहीं बन पाए। नहीं अपनी नए पार्टी में बच्चे है, मंत्री बन उसके गए, बावजूद लालबत्ती ये गनगना रहे संघर्ष हैं। कर रहे हैं, करप्शन से लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठा रहे हैं। हाँ। तो अब रविदास जी से क्या क्या सवालों का जवाब लेंगे? हाँ। आपने 5 उपलब्धि केंद्र सरकार की पूछी, उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धि पर तो कोई चर्चा हो नहीं रही है। तो रविदास जी की भी दिक्कत है, सरकार बनी है और सरकार जिस तरह की स्थिति है उसमें सरकार के बहुत निगेटिव बातें नहीं बोल सकते हैं, इसलिए आधी बात ये कर रहे हैं, आधी आप पूरी कर रहे हैं। रविदास जी की मौन सहमति है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है जी। चलिए, रविदास जी की मौन सहमति, इसलिए कोई देखिए, दिक्कत नहीं है। एक बात तो मैंने पहले कही थी कि जो चुनाव के मुद्दे होंगे उन मुद्दों में जो 13 महीने में सरकार ने काम किए हैं, जो विकास के काम किए हैं, वो मैंने कहा था कि चुनाव के वो मुद्दे होंगे। और जो हम लोगों ने योजनाएं लागू करी हैं, जो विकास के काम कराए हैं, और वो सारे मुद्दे जो 13 महीने में काम हुए हैं वो चुनाव के मुद्दे रहेंगे लोकसभा के। अच्छा, चलिए। अच्छा, एक अतुल ब्रेक पर शायद जाना चाह रहे हो ना? मैं ब्रेक मैं एक सवाल छोड़ के जाऊंगा, तब तक मेरे दोनों अजीज मेहमान उस पर सोचे, लौट के आएंगे तो उस पर चर्चा करेंगे। मेरे दिमाग में बहुत देर से आखिर ये सोचिए कि इतनी बड़ी पार्टी देश भर में जिसका अस्तित्व बहुजन समाज पार्टी, जिसकी नेता 4 बार सीएम रही, जिसका संस्थापक इस देश के बहुत प्रभावशाली राजनेताओं में से एक मैं मानता रहा काशीराम को, आखिर उस पार्टी में कोई महिला नेतृत्व तो मोहल्ले में भी क्यों नहीं पनपा? प्रदेश और देश तो छोड़ दीजिए, इस पर जरूर चर्चा करें। चलिए, ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौट के आ रहे हैं। रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, ज्वेलरी और संगीत के कारोबार का सबसे विश्वसनीय नाम GTM ग्रुप। सभी बड़े शहरों में टाउनशिप, कमर्शियल स्पेस और ग्रुप हाउसिंग का निर्माण करने वाला जाना पहचाना नाम। जल्द ही पंजाब और झारखंड में करने जा रहा है अपना विस्तार। द डेस्टिनेशन ऑफ योर एस्पिरेशंस, GTM, लेट्स मेक इट हैपन। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। आज ली क्या? एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? भूमि ग्रुप पेश करते हैं वृंदा एलिगेंस, एन इंटीग्रेटेड कॉलोनी एट वृंदावन। भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली, वृंदावन में बसने का सुनहरा मौका। एहसास कीजिए ब्रजवासी होने का। सिर्फ 2 महीने की टिंकू और टीना एक दूसरे से अलग, भूखे प्यासे गिरते फिसलते अपनी माँ को खोज रहे हैं, पर पता नहीं वो इस दुनिया में है भी या नहीं। आइए आवाज उठाएं, ब्लॉग लिखें, आपकी हर कोशिश असर दिखाएगी।
हथियार पर लगाई धार, किया क्षत्रपों को तैयार, भर समर की हुंकार, करने चले आर पार, यूपी की ललकार। हालांकि जो सवाल ब्रेक से पहले अमिताभ जी ने पूछा उसका जवाब बेहतर तरीके से तो बसपा का ही कोई नेता दे सकता था, लेकिन बसपा का भी वो नेता जो कद्दावर हो। छोटे मोटे नेताओं के बस का ये सवाल बिल्कुल नहीं है, और कद्दावर नेता जो हैं उनको मीडिया में जाने से मनाही है, ऐसा प्रतीत होता है। जी विजय बहादुर पाठक साहब, आप इस सवाल का पहले जवाब देना चाहेंगे? नहीं, देखिए, जो अमिताभ जी ने सवाल किया है हाँ। वो एक संकट है, और वहां पर महिला नहीं पुरुष किस नेता को पनपने दिया गया। ये मायावती जी दिल्ली की अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुकी है कि जब वो उत्तर प्रदेश में थी तो वो जो दिल्ली में उनके सदन के नेता बोलते थे उनको वो लिख के देती थी। ये बात बता चुकी हैं। वो केवल महिला नहीं, पुरुष में भी कौन सी उनके अतिरिक्त कौन सी दूसरी लीडरशिप है, जिसमें अभी आज जब मैं स्क्रॉल देख रहा था तो उसमें स्क्रॉल में आपने कहा कि वो फिर भाई को चारा बना के पूरी पार्टी खा गई। अब फिर चुनाव आ रहा है इसलिए भाईचारा कमेटियां बन रही हैं। जी नहीं, लेकिन तो इसलिए जेंडर इक्वलिटी की बात कर रहा था विजय भाई, जेंडर इक्वलिटी की बात कर रहा था। ना मायावती जी सब पर भारी है, जेंडर इक्वलिटी की बात की जरूरत ही नहीं है बसपा में। नहीं, वहां दूसरों को ही कहा बढ़ाया। हाँ। नहीं, तब भी नहीं विजय भाई, इस बात में मेरी असहमति थोड़ी सी। सर गिनने को पुरुष हैं। हाँ। मैं बेसिक सवाल पूछ रहा हूं, सर गिनने को भी महिलाएं क्यों नहीं, ये सवाल पूछ रहा हूं। क्या 2013 में भी हिंदुस्तान में कोई ऐसी पार्टी होनी चाहिए जिसमें महिला की फोटो ढूंढना मुश्किल हो जाए? ये सवाल है। सबसे बड़ी फोटो है तो उसके अतिरिक्त दूसरी फोटो लगने की कोई जरूरत ही नहीं, तो इसलिए नहीं खोज पा रही होंगी। जो आपने ये गंभीर प्रश्न किया है, ये बहुत गंभीर प्रश्न है। मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि बहुजन समाज पार्टी में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। वहां तानाशाही है, अधिनायकवाद है। एक व्यक्ति जो बात कहता है, दूसरा व्यक्ति कोई किसी की हिम्मत नहीं है। विधानसभा के अंदर भी लीडर अपोजिशन हो और चाहे कुछ भी जो लोग बोलते हैं वो सब लिख के लाते हैं और वो बात करके आते हैं। किसी की नेता की और बोलने की भी हिम्मत नहीं है, और वहां ना कोई डेमोक्रेसी है और बिल्कुल तानाशाही है। और तमाम ऐसी बातें हैं जो सबूत है इस बात की कि उस पार्टी में कोई लोकतंत्र नहीं है। रविदास जी, कई नेता रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र न होने की शिकार अकेले महिलाएं क्यों? मैं ये सवाल उठा रहा हूं जी। मेरा सवाल ही दूसरा है। लोकतंत्र नहीं है, फांसीवाद है, नाजीवाद है, वो जाने। मेरा सवाल ये कि जो भी वाद है वहां, उस वाद में महिलाएं ही तिरस्कृत क्यों हो गई? देखिए, ये बड़ा सवाल। बात बिल्कुल सही है। सीधा उत्तर तो जो अतुल जी ने कहा वो ठीक कहा। इसका बसपा के लोग ही दे पाएंगे। दूसरे पॉलिटिकल पार्टी की कमियां गिनाने में हम सबको सुविधा होगी। अपने पर जब सवाल होगा तो ये कठिनाई होगी। अभी रविदास जी ने कहा कि वहां लोकतंत्र नहीं है, वहां सारी चीजें नहीं है। इनके यहाँ आज जब मैं स्क्रॉल में आपके देख रहा था तो उसमें था कि साहब फ्रंटल संगठन बहाल कर दिए गए। फ्रंटल संगठन कोई नौकरी में पेशे में था कि उन्हें बहाल कर दिया गया। जो आज अभी प्रेस दिखा रहे थे आप, जब मैं स्क्रॉल देख रहा था, थोड़ी देर से मैं पहुंचा था, उसमें कहा कि फ्रंटल संगठन बहाल किए गए, कमेटियां बंद निलंबित थे, उनकी बहाली कर दी गई। नहीं, फ्रंटल संगठन तो ये है तो लोकतंत्र है। नहीं, दूसरों पर तो अच्छी नहीं और कैसे आरोप लगाकर भंग किया गया। राम गोपाल जी यादव ने एक युवा नेता को चिट्ठी लिखकर उसे दिल्ली में भंग किया गया। अखिलेश जी कोलकाता गए, उस हेलीकॉप्टर में वो युवा नेता साथ बैठ के गया और उस युवा नेता की फिर से आपने ताजपोशी कर दी। कहां गई चिट्ठी? और आरोप लगाया गया था कि साहब ये पार्टी विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं, और अब उस युवा नेता का कद बढ़ा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर दिया गया, युवा ब्रिगेड का किसी विंग का। नहीं तो जो लोकतंत्र की बात हो रही है ना, रविदास जी अगर आप कहें तो मैं नाम भी बता दूं। नहीं, चूंकि वो अखिलेश जी के करीबी है, सिर्फ इसलिए क्या, या सपा को आगे बढ़ाने में उस युवा नेता की ऐसी क्या बड़ी भूमिका आ गई कि राम गोपाल यादव जी का भी जो फरमान है, जो उनका चिंतन मनन है, वो पीछे छोड़ दिया गया। देखिए, एक बात तो ये स्पष्ट बनिए कि कोई कमेटी भंग हुई और कोई अध्यक्ष बना, इसका मतलब ये नहीं डेमोक्रेसी नहीं है। इसका मतलब डेमोक्रेसी कहां से आ गया? डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि जब सरकार बीएसपी की थी और उस वक्त सरकार बीएसपी और भाजपा की मिलकर बनी 3 बार, उस वक्त भी जो है
बहुजन समाज पार्टी में नहीं था लोकतंत्र। और अगर आपको याद हो कि विधानसभा के सामने धरना स्थल था, वो खत्म कर दिया गया। हम लोगों की सरकार बनी, फिर से उसको बहाल करने का काम हुआ। लोकतंत्र की बहाली हुई, मुख्यमंत्री आम लोगों से मिले, ये तो हम लोग सुन चुके। एक बार